आज हम देखने जा रहे हैं डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल्स। So first of all, we are going to discuss the nature of dummy variables. अब डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको देखने के लिए कुछ चीजें पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक रिग्रेशन फंक्शन है, कोई रिग्रेशन फंक्शन हमारे पास में है, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमको पता है उसको बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कई सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे जिसको आप नंबर्स में शो कर सकते हो। जैसे किसी सामान का प्राइस आप नंबर में बता सकते हो, किसी इंसान की इनकम को नंबर में बताया जा सकता है, आउटपुट कितना हुआ नंबर में बताना पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको क्वांटिटी में शो करना पॉसिबल है, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। पर ऐसा भी होता है कि अगर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है सिर्फ उनसे तो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पॉसिबल है कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जो क्वालिटेटिव है नेचर में, उसको आप नंबर्स में नहीं बताते हो, पर वो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। पॉसिबिलिटी तो है। अब जैसे कुछ चीजें हैं जिसका आंसर हम नंबर में नहीं देते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आंसर एक स्पेसिफिक रिलीजन होने वाला है। यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं बोलेंगे कि ये नंबर आंसर है। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जेंडर क्या है, तो फिर से आंसर कोई नंबर नहीं होगा। जो भी हम जेंडर, हमारा जेंडर है, हम वो बताएंगे वहां पे। तो कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करें, आपके रिग्रेसेंड को अफेक्ट करें, और उसको नंबर में नहीं बताया जाता है। अब ऐसे जो वेरिएबल हैं, इन्हें जब हम रिग्रेशन फंक्शन में यूज करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करें? तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन एट्रीब्यूट को हम कोई नंबर अलॉट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर की बात करें तो हमने फीमेल को 1 दे दिया, मेल को 0 दे दिया। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है 0 और 1, ये किसी तरह से सुप्रीमेसी को शो नहीं कर रहा है कि जिसका नंबर ज्यादा वो ज्यादा सुप्रीम है। ऐसा नहीं शो कर रहा है। ये बस एक आइडेंटिफायर है कि फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा, दैट्स इट। ये कहीं से ये नहीं दिखा रहा है कि बड़ा नंबर मतलब वो सुप्रीम है दूसरे जेंडर से, ये इसको शो नहीं कर रहा है। जैसे और हम क्या कर सकते हैं, नेशनैलिटी को शो कर सकते हैं, अलग अलग नेशंस को नंबर दे सकते हैं कि कोई इंडियन है तो कुछ नंबर हमने दे दिया, कोई अगर नेपाल से है तो उसे कुछ नंबर दे दिया। ये काम भी किया जा सकता है। तो जब हम ऐसे वेरिएबल्स को यूज करना चाह रहे हैं अपने रिग्रेशन फंक्शन में जो एक्चुअली क्वांटिटेटिव नहीं है बाय नेचर, तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर अलॉट कर दिया उसको अपनी तरफ से। हालांकि वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो बस एक आइडेंटिटी को शो करेगा, दैट्स इट। तो जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे रिग्रेशन फंक्शन में, उनको हम डमी वेरिएबल्स बुलाते हैं, जो बाय नेचर क्वालिटेटिव है, पर फिर भी हमने उसको अपने रिग्रेशन फंक्शन में इस्तेमाल करने के लिए हमने कुछ नंबर उसको दे दिया, और उस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब ऐसे मॉडल्स जिसमें डमी वेरिएबल्स हों, ऐसे मॉडल्स को एनोवा मॉडल्स बुलाया जाता है। एनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ऐसे मॉडल्स को एनोवा मॉडल बुलाया जाएगा। ओके, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल है डमी वेरिएबल का। यहाँ पे देखो, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, वाई आई, दैट इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। पैरामीटर दिख रहा है बीटा 1, बीटा 2। अब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमको D2i। तो ये अपना डमी वेरिएबल है, पहला डमी वेरिएबल। अब ये अपना पैरामीटर है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो ये तो पैरामीटर्स हैं। अब D2i एंड D3i, ये जो है ये हमारे डमी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, प्लस ui। तो ये हमारा एनोवा मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं
वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डमी वेरिएबल्स हैं। तो एक ऐसा मॉडल जिसमें सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डमी वेरिएबल्स हों, उसको हम एनोवा मॉडल बुलाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये जो एक टेबल है, ये हमें शो कर रहा है क्या, कि जो पब्लिक स्कूल टीचर्स हैं उनका क्या क्या सैलरी हमें दिख रहा है इन द ईयर 2005 टू 6 के बीच में। हमें अलग अलग इसके अंदर स्टेट्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें ये दे रखा है कि कितना कितना सैलरी है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, डॉलर्स में हमको सैलरी और स्पेंडिंग दे रखा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है देखना कि डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में जो सैलरी है उसमें किस तरीके का हमें डिस्पैरिटी बेसिकली देखने में आएगा। तो ये हम देख रहे हैं। और जोग्राफिकल रीजन जो है वो हम तीन पार्ट्स में इसको बांट रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, देन साउथ एंड देन वेस्ट। ठीक है, तो अभी इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हम इतना देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स गिवन है। उन डिफरेंट स्टेट्स में जो पब्लिक स्कूल टीचर्स हैं उनकी सैलरी दे रखी है हमको, और उनकी स्पेंडिंग्स दे रखी है। ठीक है, अब जब एक रिग्रेशन फंक्शन हम इससे ड्रॉ करना चाहेंगे, तो इसमें ये जो स्टेट्स हैं इसको शो कैसे करें, क्या करें इनके लिए। तो एक बार ध्यान से देखो कि यह हमें दिया है D2 और D3। ठीक है, और मैंने बताया कि जोग्राफिकल रीजन कितने थे, वो तो 3 थे। तो किस तरह से इसको शो कर सकते हैं? तो इसको शो करने का तरीका है, जहां पे हमें D2 का वैल्यू 1 दे रखा है, देखो 1 1 डाल रखा है, जहां पे D2 1 है, इसका मतलब वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसी तरह से जहां पे हमें D3 1 दिख रहा है, देखो इन सारी जगहों पे D3 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो शो कर रहा है साउथ में क्या हो रहा है, साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पर रीजन तो 3 है और डमी वेरिएबल हमें 2 दिख रहे हैं, D2 एंड D3। अब देखना एक चीज यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है, वेट अ सेकेंड, जो ये पोर्शन है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें तो कोई भी 1 नहीं है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है, विच मीन्स ये जो रीजन है ये वेस्ट को शो कर रहा है। तो हमने 3 डिफरेंट रीजन को इन डमी वेरिएबल्स के थ्रू दिखा रहे हैं। अगर D2 1 है दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, अगर D3 1 है दैट मीन्स साउथ है, और अगर दोनों 0 शो किया विच मीन्स हम इसको वेस्ट मान के चलेंगे। अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है, एक बात समझो, कि अगर हम बोल रहे हैं D2 1 है, D2 1 होने का मतलब वो रीजन नॉर्थ वाला है। ठीक है, अगर D3 है तो हमने क्या बोला, D3 होने का मतलब क्या है कि वो साउथ रीजन है। अब जहां तक भी हमें D2 1 दिख रहा है, वहां पे हमें D3 0 दिख रहा है, क्योंकि वो रीजन कौन सा है, नॉर्थ वाला है। ठीक है, अब दूसरा देखना, जहां पर हमें D3 1 दिख रहा है वहां पे हमें D2 0 दिख रहा है। क्योंकि D2 को 0 क्यों रखा, क्योंकि ये रीजन नॉर्थ से बिलोंग नहीं करता, और D3 को 1 रखा क्योंकि ये रीजन साउथ है। ठीक है, अब अगर वेस्ट के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है वेस्ट को, तो क्या करना है? तो वेस्ट अगर कोई रीजन है, इसका मतलब वो ना तो साउथ है और ना ही वो नॉर्थ है, यही मतलब हुआ। क्योंकि टोटल रीजन हमने कितने रखे, 3 रखे। तो अगर D2 भी 0 हो तो इसका मतलब वो नॉर्थ तो नहीं है, और अगर D3 भी 0 है इसका मतलब वो साउथ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो वेस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करते कि हम इस वेस्ट के लिए भी एक डमी वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, तो एक प्रॉब्लम देखने में आता है जिसकी वजह से इसे अवॉइड किया जाता है। एक प्रॉब्लम देखने में आता है जिसे हम बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम अजम्पशन, हमने क्या लेके चले थे, हम अभी तक हम एक अजम्पशन लेके चल रहे थे, दैट वाज नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो अगर मल्टी कोलिनियरिटी हमारे मॉडल में पाया जाएगा और हम इस रिग्रेशन फंक्शन को रन करेंगे, तो बहुत ही वियर्ड रिजल्ट्स हमें देखने में आएंगे। तो ये हम प्रॉपरली जो है रन नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके के रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट्स हमको नहीं देखने में आ पाएंगे।
तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हमें एक ऐसा मॉडल जो एनोवा मॉडल है उसको रन करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, नंबर ऑफ कैटेगरीज जितनी हो उससे एक कम डमी वेरिएबल लिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा जो एनोवा मॉडल है उसमें क्या होता है, उसमें हमने बोला जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो डमी वेरिएबल होने चाहिए, वो हमने देख लिया। दूसरी बात हमने क्या करी कि नंबर ऑफ कैटेगरीज हमने जितनी भी रखी हो उससे एक कम डमी वेरिएबल लिया जाता है। तो अभी हमने ज्योग्राफिकल रीजन्स कितने रखे थे, तीन। नॉर्थ हो गया था, साउथ हो गया था, एंड वन वाज वेस्ट। तो तीन रखे थे, तो हमारे डमी वेरिएबल कितने होंगे, दो। तो ये हमें दो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल दो ही होती, मान लो अगर हम दो ही जेंडर मान के चले, अपने रेफरेंस के लिए अगर हम दो ही जेंडर ले रहे हैं, मेल एंड फीमेल, तो उस कैटेगरी में डमी वेरिएबल कितने होते, जस्ट वन। और अगर अभी जो प्रेजेंट एग्जाम्पल हमारा है इसमें रीजन्स कितने थे, तीन। अगर मान लो रीजन्स तीन नहीं होते, चार होते, तो फिर हमें डमी वेरिएबल कितना रखना होता, फोर माइनस वन, दैट इज थ्री। तो इस तरह से हमें लेके चलना है कि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितना है, उसमें से एक माइनस करके उतने डमी वेरिएबल्स हमको रखने होते हैं। अदरवाइज हमें देखने में आएगा मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम। अब ऐसा कैटेगरी जिसके लिए हमने कोई डमी वेरिएबल असाइन ही ना किया हो उसको क्या बुलाते हैं। हमारे एग्जाम्पल में किसको नहीं किया था, वेस्ट को। राइट, वेस्ट के लिए हमने कोई डमी वेरिएबल जो है असाइन नहीं किया था। ऐसे कैटेगरी को बेस कैटेगरी, बेंचमार्क कैटेगरी, कंट्रोल, कंपैरिजन, रेफरेंस, ओमिटेड कैटेगरी, इन सारे नामों से बुलाया जाता है। और सारे कंपैरिजन जितने भी हम करेंगे इसी बेंचमार्क कैटेगरी जो है इसको ध्यान में रख के करते होते हैं। जो अपना इंटरसेप्ट वैल्यू है, इस वाले केस में क्या है, इंटरसेप्ट बीटा वन। तो ये जो इंटरसेप्ट वैल्यू होता है ये जो हमारी बेंचमार्क कैटेगरी है, यानी वो कैटेगरी जिसके लिए हमने कोई डमी वेरिएबल असाइन नहीं किया, ये उसके मीन वैल्यू को शो करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक स्कूल के टीचर्स हैं उनका जो सैलरी है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो बीटा वन का जो वैल्यू होगा वो शो करेगा वेस्ट रीजन में क्या कंडीशन है उसको। इसमें जो हमें दिख रहा है, देखो ये D2 एंड D3, इनके साथ में जो कोफिशिएंट्स अटैच्ड हैं, तो D2 के साथ में क्या दिख रहा है, बीटा टू, और D3 के साथ में क्या दिख रहा है, बीटा थ्री आए। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम बुलाते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। अब ये अपना इंटरसेप्ट है जो हमें शो कर रहा है सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी वेस्ट रीजन में कितना होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बेंचमार्क कैटेगरी बुलाते हैं, बीटा वन, राइट। अब ये जो है बीटा टू, ये क्या शो कर रहा है, ये होता क्या है बेसिकली, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट बोथ बीटा टू एंड बीटा थ्री। ये डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट है जिनको इंटरप्रेट किया जाएगा इस बेंचमार्क के रेफरेंस पे। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पे देखो 1524.099, जिसका मतलब क्या है, और यहाँ पे एक चीज देखनी है कि सिंबल क्या है, तो सिंबल इज प्लस, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है D2 किसको शो कर रहा था, नॉर्थ को। तो जो नॉर्थ रीजन है उसमें जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो वेस्ट में एक्सपेक्टेड सैलरी से इतनी ज्यादा है, 1524.099 ज्यादा है, ये इसको शो कर रहा है। उसी तरह से जो D3 है, तो D3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ को। तो साउथ में, और साथ में ये सिंबल चेक कर लो, दैट इज नेगेटिव। तो साउथ में जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो वेस्ट में एक्सपेक्टेड सैलरी से इतना कम है, 1721.027 इतना कम है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डमी वेरिएबल ट्रैप। वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। ये क्या बोल रहे हैं, डमी वेरिएबल ट्रैप जो है इसका बस यही मतलब है जो हमने डिस्कस किया कि जितने कैटेगरीज आपके पास में है, जितने कैटेगरीज में आपने अपने पूरे ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड किया है, इन आवर प्रीवियस एग्जांपल हम तीन रीजन्स की बात कर रहे थे, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। तो जितने कैटेगरीज आपके पास में है उन कैटेगरीज से एक कम डमी वेरिएबल लिया जाना चाहिए। अगर आप उतने जितने कैटेगरीज हैं उतना ही डमी वेरिएबल लोगे
तो फिर हमको मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम देखने में आएगा। तो वही है डमी वेरिएबल ट्रैप, कि आप नंबर ऑफ डमी वेरिएबल जितने लोगे वो नंबर ऑफ कैटेगरी से एक कम होना चाहिए, ये इसको ही बता रहा है। ओके। Okay, now regression with a mixture of quantitative and qualitative regressors, the ANCOVA model. तो previously we had discussed ANOVA model. ANOVA model में क्या था, जो डमी वेरिएबल्स हैं अपना पूरा जो फंक्शन था, उस पूरे फंक्शन में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो सारे डमी वेरिएबल थे, उसके अंदर कोई भी क्वांटिटेटिव जो है वेरिएबल नहीं था, सारे के सारे क्वालिटेटिव थे जिसको हमने एक नंबर अलॉट किया था, वैसे वाले वेरिएबल्स थे। अब एंकोवा मॉडल क्या होता है, एंकोवा मॉडल एक ऐसा मॉडल होगा जो बेसिकली मिक्सचर है, इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी देखने में आएंगे, साथ में क्वालिटेटिव जो है वेरिएबल वो भी देखने में आएंगे। तो यहाँ पे रिग्रेसर्स जो है वो दोनों तरीके के हमें देखने में आएंगे। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे ये मॉडल क्या हो रहा है, वाई आई आर डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेसेंट, फिर हमें दिख रहा है बीटा वन पैरामीटर, राइट, इंटरसेप्ट है अपना, देन बीटा टू, अब ये देखो डमी वेरिएबल दिख गया हमको, पहला डमी वेरिएबल, नाउ बीटा थ्री, और यहाँ पे दूसरा डमी वेरिएबल बीटा फोर, एंड देन वी कैन सी एक्स आई। अब ये जो एक्स आई है ये डमी वेरिएबल नहीं है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल को शो कर रहा है। ओके, देन प्लस यू आई। तो इस तरीके का जो मॉडल है इट इज एंकोवा मॉडल, जो कॉम्बिनेशन है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिग्रेसर्स का। अब ये जो एंकोवा मॉडल हमको नजर आ रहा है ये भी हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें हमें प्रीवियस मॉडल में भी नजर आ रहा था, जहां पे हमने क्या बात करी थी, वाई आई। तो वाई आई क्या शो कर रहा था, एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स इन स्टेट, उसको शो कर रहा है। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर बोला कि ये डिपेंड किन चीजों पे करेगा। ओके, तो हम आ गए थे, हमने दो डमी वेरिएबल्स को यहाँ पे डाला था जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को शो कर रहा है। ये D2 शो कर रहा था नॉर्थ को, तो जब D2 1 होगा और D3 0 होगा इट वुड मीन वो नॉर्थ रीजन को दिखा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल। ओके, एंड देन जो D3 है ये हमें क्या, ये साउथ रीजन को शो कर रहा है। तो जब D3 1 और D2 0 होगा इट वुड मीन कि वो साउथ रीजन की बात हो रही है। और जब D2 और D3 दोनों जीरो होंगे दैट वुड मीन कि हम वेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रीजन दैट वी हैड वाज 3। ओके, अब क्या हो रहा है, ये जो एक्स आई है ये किस चीज को दिखा रहा है, अब ये कोई डमी वेरिएबल नहीं है, तो ये एक वेरिएबल है जो इन्फ्लुएंस करेगा अपने डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आई को। अब ये जो वेरिएबल है ये शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल पर प्यूपिल, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना मॉडल यहाँ पे है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं इसको हम देखते हैं। तो ये मॉडल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जब मैं कह रही हूँ कि ये प्रीवियस एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है, सब कुछ वैसा ही है, बस हमने क्या किया है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके अंदर एक्स आई, एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब एक बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस नए वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है, बीटा वन का वैल्यू, बीटा टू का वैल्यू और बीटा थ्री का वैल्यू, उसमें भी चेंज आया है। अगर हम अपना प्रीवियस मॉडल देखें जो एनोवा मॉडल हमें दे रखा था, अब ये राइट दिस वन, तो अगर हम इस मॉडल को देखें तो हम देखेंगे ये वैल्यूज बदल गए हैं अब, राइट। पहले कितना था, 48,000 समथिंग, एंड देन दिस वाज 1524, और ये था कितना 1721, ऐसा दे रखा था। अभी ये वैल्यूज हमारी चेंज हो गई हैं। तो जब आप नया वेरिएबल, नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो अपने मॉडल में, तो हमें सब कुछ हम देखेंगे उसमें भी कुछ इम्पैक्ट देखने में आएगा, पूरा रिग्रेशन मॉडल रीएस्टिमेट होगा, ऐसा है। तो अब इस मॉडल को हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसके इंटरप्रिटेशन में कोई भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही है, बस वैल्यूज में डिफरेंस देखने में आया है। तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि जो बीटा वन है वो क्या शो कर रहा है,
वो शो कर रहा है वेस्ट में जो एक्सपेक्टेड सैलरी है। तो वेस्ट में एक्सपेक्टेड सैलरी जो है टीचर्स का, इट इज 28,694.918। ओके। अब जो D2 था, D2 क्या शो कर रहा है, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ के लिए है, और D3 क्या था, वो साउथ के लिए था, राइट। तो नॉर्थ में हम देख रहे हैं ये वैल्यू जो हमें दे रखा है, और इसके आगे सिंबल क्या है, नेगेटिव। विच मीन्स दैट नॉर्थ में जो टीचर्स का, पब्लिक स्कूल टीचर्स का जो सैलरी है, वो वेस्ट के कंपैरिजन में कम होगा, इतना 2954.127, इतना डॉलर कम होगा। और उसी तरह से ये जो साउथ है उसमें भी हम देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव है, विच मीन्स दैट वेस्ट के कंपैरिजन में साउथ में भी जो सैलरी है वो इतना कम होगा, राइट। इस तरह से ही इसको इंटरप्रेट करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। बस अलग है तो इतना अलग है कि हम एक्स आई था क्या, एक्स आई बेसिकली है पब्लिक एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, पर प्यूपिल पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको शो कर रहा है। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर $1 बढ़ जाता है, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर $1 बढ़ जाता है, तो जो टीचर्स का सैलरी है इट विल गो अप बाय 2.3404। ये इसको शो कर रहा है। तो इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई खास डिफरेंस हमें नहीं देखने में आता है। अब यहाँ पे जो एस्ट्रिक्स मार्क है दिख रहा है हमें, जो स्टार मार्क है बेसिकली, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक है, यहाँ पर भी एक है। तो एक स्टार मार्क क्या शो कर रहा है कि पी का वैल्यू 5% से कम है, और ये जो दो दो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, दो दो स्टार्स है, वो शो कर रहा है कि पी का वैल्यू 5 से ज्यादा है। 5 से कम होने का मतलब होता है कि वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, विच शोज कि अगर पर प्यूपिल जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा तो टीचर्स का सैलरी बढ़ जाएगा उस रीजन के अंदर। ये बात ठीक है। ओके, ओके, राइट। नाउ वी हैव चाउ टेस्ट। अब चाउ टेस्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो बैक एंड रेफर टू दैट। उसमें है क्या, बेसिकली चाउ टेस्ट का इस्तेमाल हम तब कर रहे हैं जब एक इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक देखने में आता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो यूएस है उसमें प्री रिसेशन पीरियड और पोस्ट रिसेशन पीरियड, उसको हमने डिस्कस किया था। तो एक बार उसको आप रेफर कर सकते हो। इन शॉर्ट ये हम समझ सकते हैं कि हमारे पास वहां पे जितना भी सैंपल ऑब्जर्वेशन था उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो पीरियड्स में डिवाइड किया था। सो एक पीरियड था दैट वाज प्री रिसेशन पीरियड, एंड देन देयर वाज पोस्ट रिसेशन पीरियड। और हमने ये नोटिस किया कि जब रिग्रेशन रन किया गया प्री रिसेशन एंड पोस्ट रिसेशन अलग अलग तरह, तो हमने ये देखा कि जो रिजल्ट्स आए दोनों पीरियड के, जो रिजल्ट्स आए वो सेम नहीं थे, वो डिफरेंट थे। अब वो जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्यों था, उसका रीजन जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, जो हमको उस टेस्ट से पता नहीं चला था, वह रीजन तो कुछ भी हो सकता है। इंटरसेप्ट टर्म की वजह से भी हो सकता है, या स्लोप की वजह से भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो पहला केस दिख रहा है, इसे कह रहे हैं को इंसिडेंट रिग्रेशन। को इंसिडेंट रिग्रेशन क्या हो रहा है, ये तब होगा जब दोनों टाइम का जो हम देख रहे हैं जो इंटरसेप्ट है और स्लोप कोफिशिएंट है वो सेम ही रहे, दोनों रिग्रेशन का कोई फर्क ही नहीं है। तो इस वजह से कोइंसिडेंटल है, ठीक है। दूसरा केस है पैरेलल रिग्रेशन। पैरेलल रिग्रेशन क्यों है, तो पैरेलल रिग्रेशन का रीजन है जब इंटरसेप्ट टर्म जो है उसमें चेंज आ गया है, दोनों पीरियड में सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, पर जो स्लोप है उसमें डिफरेंस नहीं है। इस वजह से हम देख रहे हैं ये पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब स्लोप इज सेम, पर हम देख रहे हैं ये जो वाई एक्सिस पे शुरू जो ये हो रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट से हो रहे हैं, विच शोज की इंटरसेप्ट टर्म जो है वो डिफरेंट है। तो पैरेलल रिग्रेशन कब होगा, जब स्लोप में चेंज आ रहा है, ठीक है। स्लोप में चेंज आ रहा है एंड देन इंटरसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्करेंट रिग्रेशन। तो कॉन्करेंट रिग्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, तो स्लोप डिफरेंट है। स्लोप डिफरेंट है, पर हम ये जरूर देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे ये सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, विच मीन्स इंटरसेप्ट टर्म जो है वो तो दोनों में सेम है।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। कोइंसिडेंट रिग्रेशन के अंदर ना स्लोप में बदलाव आया है, ना ही इंटरसेप्ट टर्म में। पैरेलल रिग्रेशन के अंदर स्लोप वही का वही है, पर इंटरसेप्ट टर्म बदल गया है। कॉन्करेंट रिग्रेशन में हम कह रहे हैं स्लोप चेंज हो गया है, पर इंटरसेप्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है। एंड देन लास्टली वी हैव डिसिमिलर रिग्रेशन। तो जो डिसिमिलर रिग्रेशन है, इसमें हम देख रहे हैं स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही बदल गए हैं। सो देन वी हैव डिसिमिलर रिग्रेशन। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब यहाँ हम इस मॉडल के थ्रू स्ट्रक्चरल ब्रेक जो है उसको शो कर रहे हैं। अब जो स्ट्रक्चरल ब्रेक है उसमें एक प्री स्ट्रक्चरल ब्रेक पीरियड होगा और एक पोस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक पीरियड होगा। और हम देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है dt, राइट। अब t इज टाइम बेसिकली, तो हमने डमी वेरिएबल d यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। अब डमी वेरिएबल को 1 हम कोड देंगे जब जो ऑब्जर्वेशन है वो पोस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक है, और अगर 0 वैल्यू दिया तो ये प्री स्ट्रक्चरल ब्रेक पीरियड को शो कर रहा है। ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। ये भी हम कर सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरल जो है उसको 0 दे दे और प्री स्ट्रक्चरल को 1 दे दें, कुछ भी किया जा सकता है इसमें। हम अपने एग्जाम्पल में फिलहाल ये कर रहे हैं कि हम पोस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक पीरियड जो है उसको 1 वैल्यू दे रहे हैं और प्री स्ट्रक्चरल को 0 दे रहे हैं। पर ये सिर्फ कोडिंग है, ये अगेन कि 1 का मतलब ज्यादा या 0 का मतलब कम नहीं है, इट इज जस्ट कोडिंग। तो ये इसके अंदर हो रहा है। और यहाँ पे जो है वाई टी है ये शो कर रहा है सेविंग, और जो एक्स है वो शो कर रहा है इनकम। तो हम देखेंगे प्री स्ट्रक्चरल पीरियड और पोस्ट स्ट्रक्चरल पीरियड में इनकम और सेविंग जो है इसके रिलेशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या हमें देखने में आएगा रिग्रेशन इसका। तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये हमें दे रखा है नीचे मीन सेविंग फंक्शंस। दो हमें दिख रहे हैं, दो फंक्शंस हैं, तो दीज आर मीन सेविंग फंक्शंस। ये प्री स्ट्रक्चरल ब्रेक पीरियड का दिखा रखा है और ये पोस्ट स्ट्रक्चरल पीरियड का दिखा रखा है। कैसे जाना हमने इसको, तो प्री स्ट्रक्चरल के लिए हमने क्या कोडिंग दी थी, हमने बोला था dt को हम क्या ले रहे थे, 0 ले रहे थे। तो ये प्री स्ट्रक्चरल को शो कर रहा है। अब देखो जब dt 0 लिया जाएगा तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, राइट। तो जो मीन सेविंग फंक्शन है वो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स टी। और दूसरा केस है पोस्ट स्ट्रक्चरल पीरियड, जब हमने dt को 1 लेके चले हैं तो उस पीरियड में ये फंक्शन कुछ इस तरह से हमें देखने में आएगा। अब हमारा काम है ये जानना कि प्री स्ट्रक्चरल पीरियड और पोस्ट स्ट्रक्चरल पीरियड में इनमें से कौन सी सिचुएशन इस फंक्शन में हमको देखने में आ रही है। कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट बदला या स्लोप बदला या दोनों बदल गए या कोइंसिडेंटल है, किस तरह से पता लगाएं। तो पता लगाने का तरीका है कि जो अगर अल्फा जो है अल्फा 2 अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट टर्म जो है, इंटरसेप्ट जो है वो बदल गया है। अगर बीटा 2 सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है स्लोप प्री स्ट्रक्चरल पीरियड में और पोस्ट स्ट्रक्चरल पीरियड में जो स्लोप है उसमें चेंज आ गया है। अगर मान लो ये दोनों ही सिग्निफिकेंट हो जाए, तो दोनों के सिग्निफिकेंट होने के केस में क्या होगा, जो हमने ये देखा था, देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट भी बदल गया था और स्लोप भी बदल गया था। तो ये इस तरह से देखने में आएगा। ओके, तो ये चारों को किस तरह से हमें देखना है ये हम देख सकते हैं। अब अगर अपने पास में डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट हो, हमारे पास में इनकम पता है, हमें सेविंग्स पता है हमें, और ये टेबल हमारे पास में है। अब हम क्या करें, उसको प्री स्ट्रक्चरल पोस्ट स्ट्रक्चरल में हमने डिवाइड कर दिया, करेक्ट। और फिर हमने एक रिग्रेशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया और वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इसके बाद उस रिग्रेशन फंक्शन को रन किया और हमें ये रिजल्ट देखने में आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं अपने। तो अब इससे हमें पता क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो जो चार चीजें हमने पढ़ी, जो चार राइट पॉसिबिलिटीज है कि इंटरसेप्ट, और यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों सेम थे। यहाँ पे इंटरसेप्ट बदल गया, स्लोप सेम है। यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम है, स्लोप बदल गया, यहाँ पे दोनों बदल गए।
कौन से वाला कंडीशन है, हम अपने फंक्शन को देख के ये कैसे पता लगाएं। तो ये रहा हमारा फंक्शन। अब इसको देख के हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये जो टी का वैल्यू है उसे चेक कर लो। तो हम देखते हैं जो एक स्टार दे रखा है, तो एक स्टार का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पी का वैल्यू है इट इज लेस देन 5%। और जहाँ पे ये 2 स्टार दिख रहे हैं इसका मतलब है पी का वैल्यू 5% से ज्यादा है। तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब होगा, जब पी 5% से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो चीज है डी टी, राइट, ये वाला जो दिख रहा है हमें टर्म, तो ये जो है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। विच मीन्स जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट वाला केस है राइट, डीटी वाला। तो जो इंटरसेप्ट है इसका मतलब वो बदल गया, इंटरसेप्ट में चेंज आएगा। अब देखते हैं कि स्लोप में चेंज आया कि नहीं आया। तो उसके लिए क्या देखना है हमें, डी टी एक्स टी। अब इसका जो कोफिशिएंट है राइट ये रहा, और हम देख रहे हैं ये भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ये रहा स्टार्स के ऊपर, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, 5% से कम है पी। तो इसका मतलब जो स्लोप है वो भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वाला केस है, और स्लोप भी बदल जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी बदल गया और स्लोप भी बदल गया। तो इट इज डिसिमिलर रिग्रेशन, ये वाला केस वो शो कर रहा है। ओके, ये जो मेथड हमने देखा ये मेथड डेफिनेटली सुपीरियर है चाउ टेस्ट से। क्यों, क्योंकि चाउ टेस्ट में, एक बार वापस से मैं बोल रही हूँ, पुराना वीडियो देखना और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। जो चाउ टेस्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें 3 रिग्रेशन जो है फंक्शन हमने रन किए थे। एक था प्री स्ट्रक्चरल ब्रेक वाला, एक था पोस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक वाला, और एक ओवरऑल हम लेके चले थे। ये सारा काम किया, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के थ्रू हमको पता चल गया कि दोनों पीरियड में जो रिग्रेशन है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये हमको पता चला। पर हमको ये बिल्कुल नहीं पता चला उसमें कि जो रीजन है, क्या रीजन क्या है, क्या इंटरसेप्ट बदल गया, स्लोप में चेंज आ गया, दोनों में चेंज आ गया, क्या हुआ है, वो हमको उसके थ्रू पता नहीं चल रहा था। तो ये मेथड जो है जहाँ पे हमने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके ये सारा काम किया, इट इज डेफिनेटली सुपीरियर टू दैट इन दीज केसेस, राइट, जहाँ पे हम डमी वेरिएबल के थ्रू ये कर सकते हैं। और एक बात और है कि जब हम चाउ टेस्ट के थ्रू ये निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। और हम ऐसा देखते हैं कि जब आप अपने पास में सैंपल साइज बहुत छोटा है तो उस केस में जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसलिए ये मेथड जो है, जो डमी वेरिएबल वाला मेथड है, इट इज बेटर। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरैक्शन इफेक्ट्स यूजिंग डमी वेरिएबल। अब यहाँ पे हमें एक रिग्रेशन फंक्शन दे रखा है, इसको हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे जो y दे रखा है, y क्या शो कर रहा है, y डिनोट कर रहा है बेसिकली आर्ली वेज इन डॉलर्स। तो आर्ली वेज को शो कर रहा है, ठीक है, देखते चलते हैं हम साथ साथ। अब यहाँ पे जो x वेरिएबल है, x वेरिएबल क्या शो कर रहा है, x वेरिएबल शो कर रहा है एजुकेशन। तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को शो कर रहा है। तो ठीक बात है कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और जो इनकम है बेसिकली इनके बीच हम देखना चाह रहे हैं क्या रिग्रेशन फंक्शन जो है किस तरह से वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा ना, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग किस तरह से आर्ली वेज जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं डमी वेरिएबल भी है, यहाँ पे D2i भी है और D2i भी है और D3i भी है, राइट। अब जो D2i है ये क्या डिनोट कर रहा है, D2i डिनोट कर रहा है हमारे वाले एग्जाम्पल में अगर फीमेल है तो हम D2 को 1 जो है कोड देने वाले हैं, और अगर जेंडर कुछ और है तो कोड हो जाएगा 0। उसी तरह से जो D3 है, D3 को हम 1 कोड देंगे अगर जो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो नॉन वाइट हैं और नॉन हिस्पैनिक हैं, और 0 देंगे अगर वो कोई और है, ठीक है। तो ये मॉडल बेसिकली ये शो करने की ट्राई कर रहा है कि जो डिस्पेरिटी ऑफ इनकम है क्या है या नहीं है डिफरेंट जेंडर्स में, और जो रेस के बेसिस पे भी क्या हमें डिस्पेरिटी ऑफ इनकम देखने में आएगा। तो ये इस चीज को शो करने की ट्राई कर रहा है। अब एक बार हम अगर नीचे देखें तो ये क्या है, मान लो जैसे मैंने बोला कि जो D2 है इसका वैल्यू 1 होगा इफ द पर्सन इज फीमेल, ठीक है।
और जो D3 है इसका वैल्यू 1 होगा इफ द पर्सन इज नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक। ठीक है। अब मान लो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई पर्सन अगर फीमेल है और वो साथ में नॉन वाइट है, तो उसका कलेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कलेक्टिव इन्फ्लुएंस अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो हमें एक इंटरैक्टिव मॉडल जो है वो चाहिए होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये दूसरा रिग्रेशन फंक्शन है, ये एक डिफरेंट जो टर्म हमें दिख रही है इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे अल्फा 4 है और हम देख रहे हैं इंटरैक्टिव है, राइट। D2I एंड D3I, तो ये हमें दिख रहा है। तो अगर हमारे पास में ये सारा जो है डेटा प्रेजेंट है, सारा डेटा है हमारे पास में कि आर्ली वेज कितना है, हमें ये भी पता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो कितनी कितनी है, साथ में हम ये भी जान रहे हैं कि इनकम जो है वो जेंडर वाइज कितना देखने में आ रहा है, और साथ में जो डिफरेंट रेशियल स्टेटस है लोगों का, बेसिकली जो हमने बोला नॉन वाइट है, नॉन हिस्पैनिक है, और अदरवाइज उनके अकॉर्डिंग उनका सैलरी जो है स्टेटस वो सब क्या है, ये सारा डेटा हमारे पास में है। अब हम क्या करें, हम एक रिग्रेशन फंक्शन जो है हमने कंस्ट्रक्ट किया, उसको रन किया, और अब ये रिजल्ट अगर हमें देखने में आ रहा है तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका मतलब हुआ क्या। अब ये देखो, ये जो होता है ये हमने क्या डिस्कस किया था, दिस इज बेसिकली बेंचमार्क है ये, राइट, बेंचमार्क इंटरसेप्ट है। इसके बेसिस पे हम बाकियों को जज करते हैं, राइट, इनके इसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क है, इसके अकॉर्डिंग बाकियों को हम देखेंगे कितना ज्यादा कितना कम। अब क्या हो रहा है कि जो बेंचमार्क है वो कौन सा कैटेगरी होता है, जो बेसिकली जो हमने डमी वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं, जब वो दोनों जीरो है तब जो चीज है वो इसको शो करेगा। तो मैंने बोला D2 क्या था, ये जेंडर शो कर रहा था, और 1 था व्हेन इट वाज व्हेन द पर्सन वाज फीमेल। तो अगर जीरो है इसका मतलब जेंडर कुछ और है, राइट, तो जेंडर फीमेल नहीं है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा D3 जो है वो 1 कब था, वो 1 तब है जब द पर्सन इज नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिक, वो वाला केस है। तो ये जीरो कब होगा, जब पर्सन वाइट है। तो जीरो जीरो जो है वो ऑपोजिट चीज को शो कर रहा है, अदरवाइज केस को शो कर रहा है, करेक्ट। तो अगर हमको देखना है एक वाइट पर्सन और एक मेल पर्सन, हम इसको देखना चाह रहे हैं, तो अगर D2 भी जीरो हो और D3 भी जीरो हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन मेल है और साथ में वो वाइट है, तो उसको इस इंटरसेप्ट के थ्रू शो किया जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों जीरो है। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, मेल वाइट हिस्पैनिक का आर्ली वेज शो कर रहा है। पर ध्यान दो कि यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो क्या किसी का सैलरी नेगेटिव में हो सकता है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो टर्म है ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते आप कि क्या बोलने चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बात हो गई खत्म, क्योंकि नेगेटिव आपका सैलरी नहीं हो सकता। ओके, नाउ D2। तो D2 क्या, मेल फीमेल की बात हो रही थी, फीमेल वाज 1, तो अगर ये 1 होगा तो ये फीमेल को शो करेगा, राइट। और ये D3 क्या है, ये अपना रेस को शो कर रहा है, तो दिस वाज नॉन वाइट है तो ये 1 होने वाला है। ठीक है। और ये एक इंटरैक्टिव डमी जो है, ये इंटरैक्टिव डमी है बेसिकली। तो अगर दोनों 1 है, ठीक है, अगर हो सकता है कि फीमेल है और साथ में वो नॉन वाइट है, तो ये उसको शो कर देगा। तो ये इस तरह से होता है। और यहाँ पे XI क्या है, वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। तो इस तरह से ये मॉडल हमारा दिखाया हुआ है। ओके, और एक सेकेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है द यूज ऑफ डमी वेरिएबल्स इन सीजनल एनालिसिस। सीजन के एनालिसिस में किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास में डेटा प्रेजेंट है, क्वार्टरली डेटा प्रेजेंट है, तो क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4। एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, 4। अब उसको अगर हम शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिग्रेशन फंक्शन के थ्रू, तो हम देख रहे हैं 4 क्वार्टर्स हैं, तो कैटेगरीज कितनी हो गई, 4। तो डमी वेरिएबल्स कितने लेने हैं, 4 नहीं लेंगे, राइट। तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी, वो जो ट्रैप वाला केस है हो जाएगा। तो हमारे पास जितने कैटेगरीज हो उससे कम लेना होता है। तो हमने क्या किया, 3 डमी वेरिएबल्स लिए,
एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है और ये तीसरा दिख रहा है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है वो ये है अपना बेंचमार्क। अब ये जो D2 है, अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वार्टर है, करेक्ट। D3 अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये थर्ड क्वार्टर को शो करेगा, और D4 1 होने का मतलब ये फोर्थ क्वार्टर को शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही मतलब इसका क्या है, तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं, ये आउटपुट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में कोई चीज जो है इतनी है, सेकेंड क्वार्टर में वो चीज, बेंचमार्क के कंपैरिजन में बात करते हैं, तो सेकेंड क्वार्टर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है हमको, यानी सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर से इतना ज्यादा, 245.3750 ज्यादा। और थर्ड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर से इतना ज्यादा, अगेन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। और फोर्थ क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर से कम, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन देखने में आ रहा है। तो सीजन्स जो है, जो सीजनल एनालिसिस है, वो भी पॉसिबल है डमी वेरिएबल्स के थ्रू। फिर से वही बात, जो टी हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम जो सिंगल स्टार देख रहे हैं, सिंगल स्टार क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि पी का वैल्यू 5% से कम है। तो 5% से कम होने का मतलब वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो ये उसको शो कर रहा है। तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे डबल स्टार है, विच मीन्स ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें क्या है, लीनियर रिग्रेशन वी ऑलरेडी नो, पर ये पीस वाइज क्यों कह रहे हैं, एक बार इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा मतलब है कि जहां पे थोड़ा ब्रेक देखने में आएगा हमको, इट इज लीनियर, पर थोड़ा सा ब्रेक देखने में आ सकता है। जैसे देखो, ये कुछ इस तरह से हो सकता है, लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर है, राइट। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट इज लीनियर। यहां से लेकर यहां तक भी एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अगेन लीनियर। तो यहाँ पे एक नॉट देखने में आ रही है, करेक्ट, एक ब्रेक देखने में आ रहा है। तो ऐसे वाले रिग्रेशन फंक्शन को हम बुला रहे हैं पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन। दिस इज इट फॉर टुडे।